स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th। सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस, और इसमें हम राजनीति का ये चैप्टर देखने वाले हैं। दूसरा चैप्टर है संघवाद। उसके सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग बहुत एक्साइटेड होंगे और बहुत खुश होंगे। मैं हमेशा ही कहती रहती हूँ कि जब तक कि देखो, हर एक चीज़ की बहुत ही बेसिक चीज़ रहती है जो अपन को पता होनी चाहिए। जब भी सोशल साइंस की बात आती है तो मैं कहती हूँ बार बार स्टूडेंट से कि भैया इंडिया का मैप याद कर लो, कुछ नहीं करना है। इधर एक सी बनानी है, इनको टच करना है, एक वी बना देनी है, एक छोटी सी एक बड़ी सी, इस तरह से मैप बना लेना है। ठीक है, तो मैप बहुत ज़रूरी है। अब वो क्यों ज़रूरी है, देखो इधर के सारे क्वेश्चन आंसर बिना मैप के बनेंगे ही नहीं। पहला क्वेश्चन है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों की स्थिति बताइए। किसकी? मणिपुर की, सिक्किम की, छत्तीसगढ़ की और गोवा की। आ जाओ देखते हैं। तो मणिपुर कहाँ है हमारा? मणिपुर ए रहा हमारा। छत्तीसगढ़ कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बगल में रहा। सिक्किम कहाँ है? सिक्किम इधर है हमारा। और अब क्या बचा? गोवा। तो गोवा ए है, गोवा वाले बीच पर। ठीक है, नेक्स्ट है, विश्व के खाली राजनीतिक मानचित्र पर भारत के अलावा संघीय शासन वाले 3 देशों के नाम बताइए। तो वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, भारत और बेल्जियम। तो ए कौन है? अमेरिका, कनाडा। ए कौन है? अमेरिका। ए है बेल्जियम। तो ए भी संघीय शासन वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था में बेल्जियम से मिलती जुलती एक विशेषता और उससे अलग एक विशेषता को बताएं। तो पहली, बेल्जियम से मिलती जुलती व्यवस्था, भारत में संविधान ने मौलिक रूप से 2 स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था। संघ सरकार और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था और अलग अलग राज्यों के लिए राज्य सरकारें होंगी। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान में विषय की 3 सूचियों के द्वारा कर दिया गया। बेल्जियम में भी केंद्र और राज्य को 2 प्रकार की सरकारें हैं और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। दूसरा, बेल्जियम से अलग एक विशेषता बतानी है तो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है ना। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इसमें परिवर्तन कर सकती है। इसके लिए पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करना होगा, फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से मंजूर करवाना होगा। इसलिए इस विशेषता को कठोर संविधान कहते हैं। यह संघात्मक शासन के लिए है, जबकि ये मतलब कि वहाँ पे बेल्जियम में नहीं है। नेक्स्ट है कि संघ शासन के संघीय और एकात्मक स्वरूप में क्या क्या अंतर है, इन उदाहरण से समझाइए। तो आइए बात कर लेते हैं। एक तरफ दिया गया है सरकार का कौन सा रूप, एक तरफ दिया गया है संघात्मक सरकार, एक तरफ है एकात्मक सरकार। सरकार का स्तर, पहला, संघात्मक शासन में 2 स्तर वाली सरकारें काम करती हैं। पहला केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, जैसे भारत और अमेरिका। एकात्मक सरकार, एकात्मक शासन में एक स्तरीय सरकार होती है। यही पूरे देश के लिए कानून बनाने लागू करने का काम करती है, जैसे ब्रिटेन और फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था। दूसरा है सरकार के अधिकार। सरकार के अधिकार, तो संघात्मक शासन में दोनों सरकारों को अपने अपने अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त होते हैं, जिससे कोई सरकार दूसरी सरकार पर नियंत्रण ना कर सके। एकात्मक शासन में एक ही सरकार प्रमुख होती है और अपनी सुविधा के लिए राज्य सरकारों का निर्माण करती है, किंतु उन्हें शक्तियां संविधान द्वारा प्राप्त नहीं होती हैं, बल्कि केंद्र सरकार द्वारा उन्हें कुछ शक्तियां दे दी जाती हैं, बल्कि संविधान ने नहीं दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संविधान में, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है संविधान में संशोधन। संघात्मक शासन में संविधान में संशोधन एक जटिल प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, जो कानून बनाने की प्रक्रिया से अलग होती है। इसके लिए केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की सहमति आवश्यक है, जैसे भारत तथा अमेरिका। जबकि एकात्मक शासन में संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत सरल होती है। केंद्र सरकार जब चाहे तब संविधान में परिवर्तन कर सकती है, जैसे इंग्लैंड तथा फ्रांस। नेक्स्ट है नागरिकता। संघात्मक शासन वाले देशों में लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है, जैसे अमेरिका में रहने
वालों को रहने वाला कोई व्यक्ति अमेरिका का भी नागरिक होता है और जिस राज्य में वह रहता है वहाँ का भी नागरिक कहलाएगा। परंतु भारतीय संघीय व्यवस्था इसका अपवाद है। यहाँ पर लोगों को दोहरी नागरिकता की जगह एक ही नागरिकता प्रदान की प्राप्त होती है। सॉरी, यानी भारत का नागरिक केवल उस राज्य का नागरिक नहीं जिसमें वह रहता है, बल्कि वो भारत का नागरिक है। एकात्मक शासन वाले देश में रहने वाले लोग केवल अपने देश के नागरिक कहलाते हैं, चाहे वह किसी भी भाग में रहते हों। जैसे इंग्लैंड में रहने वाले व्यक्ति केवल ब्रिटिश कहलाते हैं, उन्हें इकहरी नागरिकता प्राप्त है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है वित्तीय स्वायत्तता। संघात्मक शासन में दोनों प्रकार की सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त होती है। दोनों सरकारों के राजस्व के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। एकात्मक जो शासन है में राज्य सरकारों को वित्तीय स्वायत्तता नहीं होती है, वे पूर्ण रूप से केंद्र सरकार पर निर्भर होती हैं। और छठा जो पॉइंट है वो है न्यायपालिका की भूमिका। संघात्मक शासन में न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि केंद्र राज्य के बीच होने वाले झगड़ों को निपटाती है तथा संविधान की व्याख्या भी करती है। जैसे भारत और अमेरिका में न्यायपालिका सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करती है तथा संविधान की व्याख्या करती है, इसलिए उसे संविधान का संरक्षक कहा जाता है। एकात्मक शासन वाले देशों में नागरिकों न्यायपालिका की भूमिका महत्वपूर्ण नहीं होती है, मतलब उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती है। वहाँ सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के हाथों में होती हैं। यदि कोई राज्य सरकार उसके कहे अनुसार काम करे तो वह उसे कहे अनुसार काम ना करे तो उसे समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1952 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के दो महत्वपूर्ण अंतरों को समझाइए। तो आंसर वही सब हम ऐसा करेंगे, कैसा करेंगे? आंसर, भारत में सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतों और शहरों में नगरपालिकाओं की स्थापना की गई थी, पर उन्हें राज्य सरकार के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। इनके पास ना तो कोई अधिकार था ना कोई संसाधन। 1952 में संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को मजबूत बनाया गया। तो पहला पॉइंट इसमें, अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक वैधता थी। पहले तो कोई करा रहा था, कोई नहीं करा रहा था, लेकिन अब बाध्यता थी, करवाना ही पड़ेगा। दूसरा, निर्वाचित स्वशासी निकाय के सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्गों के लिए सीटें आरक्षित की गई, मतलब SC, ST और OBC के लिए। नेक्स्ट, राज्य सरकार को अपने राजस्व अधिकार का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता था। नेक्स्ट है, कम से कम 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे, ठीक है, औरतों के लिए। हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग तथा आयोग नामक एक स्वायत्त संस्था का गठन किया गया। इस संशोधन द्वारा स्थानीय स्तर पर शासन को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाया गया। अगला रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ है, चूँकि अमेरिका तरह का संघ है, अमेरिका संघ की तरह वाला संघ है, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है, मतलब न्यायपालिका को, कार्यपालिका को और विधायिका को। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत हैं। अरे यहाँ पे रिक्त स्थान है, तो इन्होंने एक साथ में पूरा लिख दिया है। चूँकि अमेरिका तरह का संघ है, मतलब यहाँ रिक्त स्थान है। स्वतंत्र राष्ट्रों के इधर पे भरना क्या था, इधर से डैश 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 है जिसमें भरना था अमेरिका स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ आकर बनने की तरह का संघ है। फिर इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत हैं, यानी कि यहाँ पे भरना पूरा था, इसलिए वहाँ सभी इकाइयों को समान अधिकार है। संघीय सरकार के मुकाबले प्रांत अधिक शक्तिशाली हैं, लेकिन भारत की संघीय प्रणाली आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए बनाए गए संघ की है और यहाँ कुछ राज्यों को और राज्यों से ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत की भाषा नीति पर
3 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें से आप कौन जिसे ठीक समझते हैं उसके पक्ष में तर्क दें। पहला, संगीता कह रही है प्रमुख भाषा को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। अरमान कह रहे हैं भाषा के आधार पर राज्यों के गठन ने हमें बांट दिया। भाषा के आधार पर कहाँ बांटा भाई, मराठी महाराष्ट्र बना मराठी के आधार पर, लेकिन इसने बांटा थोड़ा और ज़्यादा इकट्ठा कर दिया सबको। हम इसी कारण अपनी भाषा के प्रति सचेत हो गए। नेक्स्ट है हरीश, इस नीति ने अन्य भाषाओं के ऊपर अंग्रेजी के प्रभुत्व को मजबूत करने भर का काम किया। बिल्कुल नहीं, और भाषाएं भी आगे बढ़ने का काम किया। तो आंसर है संगीता का जो वाक्य है इससे सहमत है इस तर्क से। उसका कहना है कि प्रमुख भाषा को समाहित करने की नीति ने राष्ट्रीय एकता को मजबूत दी। बिल्कुल दी। भारत में 40% लोग हिंदी बोलते हैं। हिंदी के अतिरिक्त भी बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं। यदि किसी एक भाषा को प्रमुख बना दिया जाए तो अन्य भाषीय लोगों के सामने कई समस्या खड़ी हो जाती हैं। भारतीय राजनेताओं ने सभी प्रमुख भाषाओं को समाहित करके जो लचीला रुख अपनाए उसी से हमारे देश में शांति व व्यवस्था बनी हुई है तथा हम श्रीलंका जैसी गृह युद्ध या अशांति की स्थिति में पहुंचने से बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि संघीय सरकार की विशेषताएं बतानी है। तो इधर हैं राष्ट्रीय सरकार अपनी कुछ अधिकार प्रांतीय सरकारों को देती है। ये तो एकात्मक है, देना, बांटना नहीं, देना तो एकात्मक। अधिकार विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच बांटे जाते हैं, नहीं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार इसके बीच में बांटे जाते हैं संघीय सरकार में। नेक्स्ट है निर्वाचित पदाधिकारी ही सरकार में सर्वोच्च ताकत रखता है, नहीं, निर्वाचित अधिकारी नहीं, ये मतलब निर्वाचित नहीं है, उसके ऊपर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका होती है संघीय सरकार में। और चौथा है कि सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों में बट जाती है। बिल्कुल सही, ये वाला सही है। ठीक है, तो 4 विशेषता नहीं थी, उनमें से एक सही थी तो अपन ने लिख दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की विभिन्न सूचियों में दर्ज कुछ विषय यहाँ दिए गए हैं, इन्हें नीचे दी गई तालिका में संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में भरना है। तो रक्षा के लिए तो केंद्र सरकार ही काम करेगी, तो इसे संघ की सूची कहेंगे। पुलिस, ये हर एक राज्य का मामला है तो ये राज्य के लिए कहेंगे। कृषि तो ये मतलब कि दोनों में आती है, संघीय में भी आती है और राज्य में भी, इसे संवर्ती सूची कहेंगे। शिक्षा, ये भी दोनों में आती है। बैंकिंग तो ये राज्य मतलब कि संघ की कहलाएगी। वन तो ये संवर्ती में आने लगे। संचार तो इसको पूरी तरह से संघ सूची में रखा गया। व्यापार तो इसको भी संघ सूची में रखा गया है। और विवाह तो इसको राज्य सूची में रखा गया है। तो यहाँ पे बनी है तालिका। संघीय सूची में रक्षा, बैंकिंग और संचार को रखा गया है। राज्य सूची में पुलिस, कृषि और व्यापार को रखा गया है। और संवर्ती सूची में शिक्षा, वन और विवाह को रखा गया है। ठीक है, अब एक काफ़ी पुराना डाटा भी है क्योंकि कृषि पे किसी कानून आए थे अभी 2021-22 में, तो वो 21 में आए थे, हाँ, कि 20 में आए थे, हाँ, 19, 20, 21 के समथिंग आए थे। तो वहाँ पे वो कौन लेके आया था, वो लेके आई थी केंद्र की सरकार। तो वहाँ पे ऐसा देख सकते हैं। आगे क्वेश्चन है नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के लिए अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए, इनमें से कौन सा एक मेल वाला नहीं है। राज्य सरकार को राज्य सूची में सही है, केंद्र सरकार को संघीय सूची में। केंद्र और राज्य सरकार दोनों में हो तो मतलब दोनों ही कानून बना सके जिस पे, तो उसको संवर्ती सूची में। स्थानीय सरकार, अपशिष्ट अधिकार नहीं, अपशिष्ट अधिकार दिए गए हैं मतलब केंद्र की सरकार को राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है सूची 1 और सूची 2 में मेल ढूंढें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर सही उत्तर चुनें। तो भारतीय संघ प्रधानमंत्री होंगे इसके, तो राज्य में राज्यपाल, नगर निगम में मेयर और ग्राम पंचायत में सरपंच। तो इसको इस तरह से मिला लेंगे कि एक में कौन है, भारतीय संघ में प्रधानमंत्री है, तो एक में आ होना चाहिए। तो एक में आ कहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, तो गा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन बयानों पर गौर कीजिए, तो अपन ने कर लिया। ठीक है,
पहला है संघीय व्यवस्था में संघ और प्रांतीय सरकारों के अधिकार स्पष्ट रूप से तय हैं। दूसरा है भारत एक संघ है क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकार संविधान में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं और अपने अपने विषयों पर उनका स्पष्ट अधिकार है। थर्ड जो है वो है श्रीलंका में संघीय व्यवस्था है क्योंकि उसे प्रांतों में बांटा गया है। और फोर्थ है कि भारत में संघीय व्यवस्था नहीं रही क्योंकि राज्यों के कुछ अधिकार स्थानीय सरकारों के की इकाइयों में बांट दिए, भले ही बांट दिए गए लेकिन फिर भी। तो इसमें कौन सा वाला सही है? इसमें आ और बा बस सही है, यानी कि पहला और दूसरा सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं। अब अपन थर्ड चैप्टर देखेंगे, उसके सारे क्वेश्चन आंसर इसी तरह से कवर करेंगे। आपको कितना समझ में आया? जिन बच्चों को गाइड लेने में प्रॉब्लम होती होगी उनको तो बहुत अच्छा लगता होगा कि सारे के सारे क्वेश्चन आंसर आपको NCERT के यहाँ प्रोवाइड हो जाते हैं। चलो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।